इससे भी बच्चों नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना, लेकिन कैसे होता है मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें बच्चों एक डीएनए से हम दो डीएनए बना लेते हैं, यही रेप्लिकेशन कहलाता है। अच्छा, रेप्लिकेशन बच्चों याद रखिए हमारी सेल में हमेशा नहीं होता। रेप्लिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब बच्चों सेल डिवाइड करती है। मान लीजिए आपको समझाने के लिए, ये मेरे पास एक सेल है, अब इस सेल को डिवाइड करके क्या हमें दो सेल बनानी होती है? अभी इस सेल में आप देख पा रहे हैं बच्चों केवल एक ही डीएनए, लेकिन आगे कितनी सेल चाहिए? तो इस नई सेल को नया डीएनए चाहिए, तो हमें इस डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है। जब बच्चों ये सेल का डिवीजन चलता है तो डिवीजन के टाइम पर एक साइकिल चलती है। उस साइकिल की शुरुआत होती है G1 से, उसके बाद आती है S, G2, M फेज में पहला प्रोफेज, मेटाफेज, ऐसी पूरी साइकिल चलती है। ये आगे की तुरंत होगा। जब ये साइकिल चलती है तो साइकिल में यहां पर आपको सबको याद होगा कौन सी फेज में रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, ये एक डीएनए बताओ रेप्लिकेट होकर कितने हो गए? अब मुझे बताओ इसको डबल किया क्यों? ताकि आगे जाके दो में से एक डीएनए यहां चला जाए, एक यहां चला जाए, तो क्या दो सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? तो याद रखना रेप्लिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि डॉटर सेल को नया डीएनए मिल जाए। तो अपनी सेल में रेप्लिकेशन हमेशा नहीं होता। ये रेप्लिकेशन बस उस टाइम होता है जब सेल डिवाइड होती है। अच्छा, और डिवीजन की भी कौन सी फेज में? क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन, पहला ऑप्शन G1, दूसरा ऑप्शन एस, तीसरा ऑप्शन G2। बताओ आंसर क्या आएगा? चौथा ऑप्शन प्रायर टू बाइनरी फिजन। अब बोलो, फोर नहीं, ये तो लिख दिया, बताओ क्या आंसर आएगा? फोर आएगा। क्यों एस क्यों नहीं? तो प्रोकैरियोट से क्या होता है, समझो इसके बारे में। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आया था। जब ये क्वेश्चन नीट में आया था तो इसमें मैक्सिमम बच्चे आंसर एस पे लगा के आए थे, लेकिन इसका आंसर एस नहीं, प्रायर टू बाइनरी फिजन। अब इस आंसर क्यों जाता सीखिए। ये जो बच्चों G1 S G2 जो साइकिल चलती है, ये साइकिल तब चलती है जब माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है। आपने जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा तो साइकिल पढ़ी होगी। अब बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ना तो माइटोसिस होता है ना ही मियोसिस होता है, वहां तो चलता है ए माइटोसिस यानी बाइनरी फिजन। अच्छा, इस ए माइटोसिस के अंदर G1 एस G2 प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज कुछ नहीं होता। मतलब ऐसी कोई सीक्वेंस चलती ही नहीं है। यहाँ तो बड़ा सिंपल सा काम है, जैसे ये सेल है डिवाइड करके बच्चों हमें इसको दो बनाना है, तो यहाँ बस इतना सा करना होता है कि सेल के अंदर ये जो डीएनए बैठा है, इस डीएनए को सबसे पहले डबल करते हैं। बताओ डीएनए का क्या किया? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के साथ साथ अब इसको यहाँ से काट देंगे और काट कर यहाँ पर ऐसे दो सेल बना देंगे। मतलब यहाँ पर आप देखो रेप्लिकेशन के टाइम पर ना तो कोई प्रॉपर क्रोमोसोम बने, याद करिए सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, यहाँ ना तो कोई स्पिंडल फाइबर बने ना कोई क्रोमोसोम बने, बस डीएनए को डबल किया, बीच में से काट दिया, डायरेक्ट डिवीजन। अरे बात समझ में? तो बताओ यहाँ G1 S G2 आती ही नहीं है, ये सब होता ही नहीं है। ये G1 S G2 तो तब आता है जब माइटोसिस या मियोसिस हो। अरे बात समझ में? तो जब ये नीट में क्वेश्चन आया था तो बताइए प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन कब होता है? तो इस बाइनरी फिजन से ठीक पहले। तो आंसर क्या जाएगा? प्रायर टू बाइनरी फिजन। जैसा मैंने कहा नीट में जब ये क्वेश्चन आया था काफी बच्चों ने गलती की थी, क्योंकि बच्चों को तो एक ही फेज रटी हुई है एस फेज, लेकिन इसका आंसर बदल गया था। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैंने कहा डीएनए रेप्लिकेशन ना प्रोकैरियोट लिखा ना यूकैरियोट, तो एस फेज लगाना है। चलिए यूकैरियोट कर दिया, एस फेज। मैंने आपका नाम दे दिया, आपकी सेल में भी एस फेज, क्योंकि हम सभी यूकैरियोटिक से लगते हैं। क्वेश्चन बदल दिया ई कोलाई में, प्रायर टू बाइनरी फिजन, क्योंकि ई कोलाई क्या है और प्रोकैरियोट का तो आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये नीट में जब लाइन आई थी काफी बच्चों ने गलती की थी, इसको आप लिख लो, अपने एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको लिखिएगा कि मेथड की जाती है, वो मैं आपको समझाता हूं। रेप्लिकेशन जब किया जाता है तो रेप्लिकेशन की जो मेथड यहां पर फॉलो की जाएगी, उस मेथड का नाम सेमी कंजर्वेटिव मेथड। यहां जो मेथड चलाते हैं उसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव वर्ड क्यों दिया जाता है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे बच्चों मान लीजिए ये एक डीएनए है, इस डीएनए के अंदर आप देख पा रहे हैं कितनी स्टैंड है? दो। अच्छा, इस स्टैंड को मैंने लिख दिया ओल्ड स्टैंड, ये भी ओल्ड स्टैंड। दोनों स्टैंड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी है? जब बच्चों रेप्लिकेशन किया जाता है तो रेप्लिकेशन करते टाइम हमेशा दो स्टेप फॉलो की जाती है। इन टू स्टेप में सबसे पहली स्टेप आती है जिसे कहा जाता है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग या इसी को बच्चों अनजिपिंग कहते हैं। अनवाइंडिंग का सिंपल सा मतलब है डीएनए के इन दोनों स्टैंड को अलग करना। बताओ कौन से बॉन्ड तोड़े? तो यहाँ अनवाइंडिंग के अंदर सबसे पहले दोनों स्टैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं और दोनों स्टैंड को इसे सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, ये स्टैंड ओल्ड, ये भी, तो बताओ ये कौन सी? ये अभी हमने नया कुछ नहीं बनाया, बस जो पुरानी स्टैंड को अलग कर दिया। कौन से बॉन्ड तोड़ दिए? अब बच्चों हमें क्या करना होता है? सेकंड स्टेप चलाते हैं और इस सेकंड स्टेप में किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। यहां बच्चों हम नई चेन या नई स्टैंड का फॉर्मेशन करेंगे। जब यहां नई चेन बनाते हैं तो एक बात ध्यान से सीखिएगा, हमें ये जो नया डीएनए बनाना है, बताओ इसके जैसा बनाना या अलग? इसके जैसा। अरे सेम कॉपी बनानी होती है, नया डीएनए थोड़ी चाहिए अपने को। अरे डॉटर सेल में भी सेम डीएनए चाहिए, तो जो डीएनए चाहिए इसकी एग्जैक्ट कॉपी चाहिए। तो अब यहाँ पर कॉपी बनाने के लिए हमें एग्जैक्ट डीएनए बनाने के लिए इस पुरानी स्टैंड की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपने मन से कोई भी डीएनए बनाओगे तो यहाँ कुछ भी सीक्वेंस आती जाएगी। अरे बात समझे? हमें तो इसकी क्या बनाना है? एग्जैक्ट कॉपी। तो हमें कॉपी बनाने के लिए इस पुराने पे डिपेंड होकर बनाना पड़ेगा। जैसे समझो, मान लीजिए इस पुरानी स्टैंड के अंदर यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ लिखा है जी, यहाँ सी, यहाँ टी, तो क्या आप नई स्टैंड बना सकते हो? बताओ यहाँ क्या आएगा? टी। अच्छा, यहाँ टी क्यों आएगा? क्योंकि ए पेयरिंग टी से करता है। क्या आपको पेयरिंग का नॉलेज है? ए पेयर विद एन जी। बताओ यहाँ क्या आएगा? यहाँ। तो ये जो नया बन रहा है क्या इस पुराने पे डिपेंड होकर बना रहे? तो पुराने पे डिपेंड होकर बताओ अब यहाँ क्या बनाते जाएंगे? नया। तो ये न्यू स्टैंड बनी। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या न्यू स्टैंड बन जाएगी, ताकि ये इसके एग्जैक्ट डीएनए बन जाए। अब बच्चों ये जो न्यू डीएनए बना, सभी बच्चे ध्यान से जवाब देना, इस नए डीएनए में क्या दोनों स्टैंड नहीं है? क्या दोनों पुरानी है? तो एक पुराना एक नया, कितना परसेंट पुराना? क्या इसमें 50% पुराना ही कंजर्व है? नाम बन गया सेमी कंजर्वेटिव। कुछ समझ आया? सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि 50% तो पुराना ही कंजर्व है, पुराना ही है, तो इसलिए इस मेथड का नाम दिया सेमी कंजर्वेटिव। अब मैं आगे कई बार आपसे पूछूंगा सेमी कंजर्वेटिव में कितनी स्टेप? दो। ढंग से आना चाहिए, पहली अनवाइंडिंग और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अरे बात समझे? और नया डीएनए पुराने डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बनता है। अरे बात समझे? अब जो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, बात आती है सबसे पहले किसने बताया? तो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसका बच्चों आइडिया देने का काम या इसका प्रपोजल देने का काम किसी और ने नहीं, वही जाने पहचाने वाटसन एंड क्रिक। और इन्होंने ये बात 1953 में ही दे दी थी। जब बच्चों 1953 में इन्होंने अपना फेमस मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, उसी टाइम उन्होंने कह दिया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होगा। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था? वाटसन क्रिक ने कहा था कि अगर आपको स्पेसिफिक बेस पेयरिंग का नॉलेज है, अच्छा बेस पेयरिंग का नॉलेज मतलब ए पेयर विथ टी, जी पेयर विथ, तो बताओ अगर आपको नया डीएनए बनाना है तो क्या आपको पुराना चाहिए? क्योंकि इस पुराने को बेस बना के तो नया बनेगा। तो अगर आपको पेयरिंग का नॉलेज है तो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए कैसे अपनी कॉपी बनाता होगा? कॉपी बनाना मतलब
रेप्लिकेशन कि जेनेटिक मटेरियल कैसे अपनी कॉपी बनाता होगा, इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म हम सजेस्ट कर सकते हैं। और ये पॉसिबल मैकेनिज्म कोई और नहीं, उस मैकेनिज्म का नाम बन जाता है सेमी कंजर्वेटिव। मैंने क्या लाइन बोली, एक बार फिर से बताऊं। क्या आपको पेयरिंग का नॉलेज है? अरे है क्या? ए पेयर विथ, तो बताओ नया डीएनए बनाने के लिए पुराना तो चाहिए, क्योंकि पुराने के हिसाब से हम पेयरिंग करके नया बनाएंगे। तो अगर आपको पेयरिंग का नॉलेज है तो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए कैसे अपनी कॉपी बनाता होगा, उसकी पॉसिबल मैकेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और वो मैकेनिज्म क्या होगी? तो बताओ सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया किसने दिया? ये आइडिया किस बेसिस पे दिया गया? पेयरिंग की वजह से कि हमें पेयरिंग का नॉलेज है तो ये मेथड होनी चाहिए। लेकिन बच्चों बायोलॉजी केवल कहने से नहीं चलती, मतलब आपने सजेशन कर दिया तो हम उसको मान ले, ऐसा नहीं होगा। बायोलॉजी बच्चों हर चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ मांगती है। वॉटसन क्रिक से कहा गया कि आप इसे प्रैक्टिकली प्रूव करके बताइए। तो वॉटसन क्रिक इसे बच्चों प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए थे, और इसको प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, और वो साइंटिस्ट थे मेजल्सन एंड स्टॉल। और इन्हीं साइंटिस्ट ने बच्चों प्रैक्टिकली प्रूव किया था 1958 में जाके। अच्छा, किस बात का प्रूव किया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसका प्रूफ ये दे रहे। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर किए थे। ई कोलाई पर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने यूज किए थे आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इन्होंने बच्चों नाइट्रोजन के आइसोटोप लिए थे। नाइट्रोजन के बच्चों दो आइसोटोप होते हैं, इसमें एक होता है N14 और एक N15। अब सभी बच्चे ध्यान से बताना, 14 और 15 में से कौन सा वाला रेडियोएक्टिव होगा? 15 या 14? इनमें से बच्चों रेडियोएक्टिव कोई नहीं, दोनों ही नॉन रेडियोएक्टिव है। ये बात बहुत अच्छे से रखना, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। दोनों ही नॉन रेडियोएक्टिव। जनरली ऐसा पढ़ते हैं कि जो हैवी होता है वो रेडियोएक्टिव हो जाता है, जनरली ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन याद रखना, यहाँ पर दोनों में से कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं है, दोनों ही नॉन रेडियोएक्टिव। अच्छा सोचिए, एक रेडियोएक्टिव होता और एक नहीं होता तो बड़ा अच्छा होता। मान लो ये रेडियोएक्टिव होता तो कैसे रेडिएशन आती, और इसे तो इनको अलग करना आसान हो जाता। लेकिन बताओ दोनों ही, तो दोनों से रेडिएशन नहीं आती तो फिर क्वेश्चन आता अलग कैसे करें। तो इनको अलग करने के लिए फिर बच्चों यहाँ नई टेक्निक काम मिलेगी, और यहाँ टेक्निक यूज की गई सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ बच्चों सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया गया। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं, बात को ध्यान सीखिएगा। मान लीजिए बच्चों मैंने समझाने के लिए ये एक नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज यूज किया। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसमें मैंने N14 लिया, N15 लिया। अब मैंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज कैसे घुमाया, सभी बच्चों बताएंगे। पहले कौन बैठेगा, 14 या 15? हैवी 15 होता है, भारी है, तो क्या ये 15 वाला नीचे आ गया? लेकिन एक बात जरा सोचिए, ये तो 15 और 14 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अरे माइन्यूट डिफरेंस है। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड थोड़ी सी भी गलती से बढ़ जाती है ना, हल्का सा भी बढ़ जाता है, तो ये 14 भी नीचे बैठ जाता है। और अगर ये दोनों ही नीचे बैठ गए तो फिर अलग करना मुश्किल हो गया। अरे बात समझ में आई? नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन की ये दिक्कत है कि थोड़े टाइम बाद दोनों ही नीचे बैठ जाते हैं, तो ये प्रॉपर अलग नहीं हो पाते। इसीलिए क्या किया गया, यहां बच्चों यूज किया गया सीजियम क्लोराइड। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरते हैं, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे काफी समय तक घुमाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये सीजियम क्लोराइड जब यहाँ अरेंज होता है तो ऐसे अरेंज होता है कि इसकी डेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती चली जाए। मतलब मान लो यहाँ डेंसिटी 10, तो यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, 16, 17 एंड सो ऑन, समझाने के लिए। बताओ डेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती जा रही। अब होगा क्या, यहाँ बच्चों मैंने क्या किया, N14 को भी लिया और N15 को भी लिया, और जैसे सेंट्रीफ्यूज किया, सभी बच्चों बताएंगे यहाँ सबसे पहले कौन आएगा, 15। लेकिन ढंग से बताना, क्या ये 15 एकदम बॉटम पे आ जाएगा? नहीं, इस बार बच्चों जब ये नीचे जाएगा तो ये वहां जाके रुक जाएगा जहां उसकी डेंसिटी है। बताओ यहाँ डेंसिटी समझाने के लिए कितनी है, तो ये जब नीचे आएगा ना तो नीचे तब तक आता जाएगा जब तक इसकी डेंसिटी मैच ना हो, और जैसे 15 पे पहुंचा ये यहीं पे जाके रुक जाएगा। अरे बात समझ में आई? बताओ जब 14 आएगा तो क्या 14 के सामने जाके अरेंज हो जाएगा, मतलब ये रिस्पेक्टिव डेंसिटी पे अरेंज हो जाते हैं, और एक बार अरेंज हो गए तो चाहे आप इनको रात दिन सेंट्रीफ्यूज करो ये नीचे नहीं आएंगे। अरे कुछ क्लियर हुआ? बताओ नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या दिक्कत है? अरे दोनों नीचे बैठ जाते तो अलग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ बताओ क्या ये रिस्पेक्टिव डेंसिटी पे अरेंज हो गए तो इनको अलग करना आसान है। कुछ समझ में आया? तो बताओ दोनों को अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसका यूज क्यों किया समझ गए? चलिए, मेजल्सन स्टोलेंट से बताना किस पर काम किया। ई कोलाई में क्या नाइट्रोजन का आइसोटोप लिए, 14 15 में से रेडियोएक्टिव कोई नहीं है, फिर अलग कैसे करते हैं, सीजियम क्लोराइड की मदद से। क्लियर सबको? एक बात समझाइए, ये जो ई कोलाई है क्या प्रोकैरियोट है? अच्छा, प्रोकैरियोट के अंदर सभी बच्चे बताएंगे हिस्टोन प्रोटीन होता है या नहीं होता? हिस्टोन होता ही नहीं है, तो क्रोमोसोम नहीं होते। यहाँ बच्चों कोई प्रॉपर क्रोमोसोम बनते ही नहीं। तो बात आती है इसी मेथड को, सेमी कंजर्वेटिव को, फिर क्रोमोसोम लेवल पर किसने प्रूव किया? तो इसको बच्चों क्रोमोसोम लेवल पे प्रूव करने के लिए नए साइंटिस्ट आते हैं, और वो है टेलर। टेलर साइंटिस्ट ने 1958 में ही एक्सपेरिमेंट किए थे। दोनों का एक्सपेरिमेंट 58 में था, बस याद रखना इनका एक्सपेरिमेंट पहले आया था, इनका बस थोड़ा बाद में आया था। अच्छा, इन्होंने बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट प्लांट पर किए थे, और जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे याद रखिएगा, विसिया फाबा। ये बच्चों एक बीन्स होता है, बीन्स समझते हैं ना, ये फलियां जो होती है, तो ये फली लाइक प्लांट होता है, फलियां होती है इसके अंदर, तो विसिया फाबा इस प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। अच्छा, प्लांट है, सभी बच्चों बताएंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट, हिस्टोन होगा नहीं होगा, तो क्रोमोसोम बनेंगे। तो कभी भी बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर ऐसा लिखा जाए ना क्रोमोसोम लेवल पे प्रूफ, देन आंसर टेलर। अरे बात समझ में? ढंग से बताना, पहला प्रूफ। हाँ बोलो, मेजल्सन है स्टॉल, क्वेश्चन आ गया क्रोमोसोम लेवल पे प्रूफ, टेलर। टेलर साइंटिस्ट ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें जो टेक्निक काम मिली थी, इसमें बच्चों इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने बच्चों रेडियो एक्टिविटी का यूज किया था, और इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। थाइमिन जानते हो? अरे थाइमिन डीएनए में होता है, आरएनए में। अरे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो उन्होंने उस थाइमिन को क्या बना लिया। बात आती है थाइमिन को रेडियोएक्टिव कैसे कर दिया। तो थाइमिन के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं, पता है थाइमिन के स्ट्रक्चर में से यहाँ पर कार्बन है तो क्या होगा, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के आइसोटोप से रेडियोएक्टिव किया था। हाइड्रोजन का इन्होंने H3 आइसोटोप लिया था। हाइड्रोजन के शायद याद हो आपको 3 आइसोटोप होते हैं, H1, H2, H3। तो यहाँ बच्चों उन्होंने H3 की मदद से थाइमिन को रेडियोएक्टिव किया। मतलब थाइमिन के अंदर जो हाइड्रोजन था कौन सा था, वो H3 था, जिससे रेडियोएक्टिव हो गया। अरे कुछ क्लियर हुआ? अब यहाँ जो मैं पूछ रहा हूँ सभी बच्चे ढंग से जवाब देना। बताइए रेप्लिकेशन की मेथड का नाम। हाँ, ये भूलना नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव कितनी स्टेप, पहले बोलो। अनवाइंडिंग में क्या दोनों अलग होते हैं, फिर क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अच्छा, नए डीएनए में एक कैसी होती है और एक, इसलिए क्या बन गया, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया वॉटसन एंड क्रिक, ये आइडिया किस बेसिस पे थी, बेस पे। लेकिन प्रैक्टिकली पहला प्रूफ मेजल्सन एंड स्टॉल, किस पे वर्क किया। ई कोलाई पे क्या नाइट्रोजन का आइसोटोप लिए, कौन कौन से, N14 N15, कौन रेडियोएक्टिव, दोनों नहीं, फिर अलग कैसे करें, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, और वो यूज कैसे समझ गए, बताइए क्रोमोसोम लेवल पे प्रूफ। और टेलर ने किस पे काम किया, विसिया फाबा। एक बार तो एग्जाम में इस प्लांट का नाम पूछा था कि टेलर साइंटिस्ट ने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ये जितने भी पूछना ना सब एग्जाम में आए हुए, कौन सी टेक्निक काम मिली, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। जैसा कि बच्चों मैंने पहली क्लास से आपको बता रखा है, इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब साइंटिस्ट अपनी एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो आप सबको याद भी रखना है। समझे? जो लाइनें मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, ये मान के चलिए कि ये ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है। मतलब ये इतने सालों में पढ़ाते पढ़ाते में सब पता होता है कि कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आती है, तो ये वही लाइनें होती है।
इसमें देखिएगा ये लिखा है इन्होंने कि टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज फॉलो इट हैज नॉट, इसके मिला। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इट हैज नॉट, इसके मतलब बचना। हम बच्चों इस बात से बच नहीं सकते आर नॉट से कि नाइट्रोजन बेस स्पेसिफिक पेयरिंग करते हैं। क्या पेयरिंग करते हैं? कौन किसे? ए टी से जी सी से। तो इनका कहना था कि अगर आपको पेयरिंग का नॉलेज है देन वी हैव पोस्टुलेट इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कोपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल कैसे कॉपी करते हैं उसकी मैकेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। कोई बात समझे कि अगर आपको बेस पेयरिंग का नॉलेज है तो जेनेटिक मटेरियल कैसे कॉपी करता है उसकी पॉसिबल मैकेनिज्म हम क्या कर सकते हैं, सजेस्ट। ये तो मैं समझ रहा हूं कि अगर आपको बेस पेयरिंग का नॉलेज है तो जेनेटिक मटेरियल कैसे कॉपी करता है उसकी पॉसिबल मैकेनिज्म हम क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। अरे बात समझे, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे बोर्सन एंड क्रिक ने जो सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया दिया किस बेसिस पर, तो बेस पेयरिंग है। तो बेस पेयरिंग के बेसिस पे कि अगर आपको पेयरिंग का नॉलेज है तो रेप्लिकेशन कैसे होगा हम सजेस्ट कर सकते हैं। अरे लाइन समझ में? अब बच्चों नीचे की तरफ सबसे नीचे आप देखोगे, ये साइंटिस्ट के नाम तो खैर मैं सारे बता चुका हूं। सबसे नीचे आप देखो नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप है, दो। कौन कौन से? 14 और 15। तो उस बेसिस पे बच्चों तीन तरह के डीएनए बन सकते हैं। क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? या तो बच्चों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में 15 आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रैंड में 15 हो और अगली स्ट्रैंड में 14 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड में 14 14 आ जाए। अरे तीन पॉसिबिलिटी। अब इन तीनों को ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में से अगर हम इसमें देखें तो इसका वेट इन तीनों से ज्यादा ही होगा। ऐसा समझ आपको सिंपली 15 15 का 30 हो गया, ये कितना होगा? और ये तो ये सबसे ज्यादा वेट है, तो इसका वेट सबसे ज्यादा है, तो ऐसे डीएनए को मैं कहूंगा हेवी डीएनए। आगे बच्चों में क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा अभी कि ये डीएनए हैवी है, समझ जाओगे। चलिए ये वाला डीएनए सबसे हल्का है, तो ऐसे डीएनए को मैं कहूंगा लाइट। लेकिन इसमें आप देखो एक तो 15 वाला है और एक 14 वाला है, तो दोनों का मिक्स फॉर्म है, तो ऐसे डीएनए को हम कह देंगे। तो मैं कभी ऐसे कहूं कि ये डीएनए हाइब्रिड है, समझ जाओगे। मतलब 14 15 है, लाइट है 14 14। अब बच्चों इस लाइट डीएनए को हम कई जगह नॉर्मल डीएनए भी कह सकते हैं। इसी को नॉर्मल डीएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी सेल में नॉर्मली बच्चों 14 ही होता है, अपने अंदर 15 नहीं है। अपने अंदर कौन सा है? और मैं तो कहूंगा अपनी नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में डीएनए में 14 ही होता है, तो इस 14 14 वाले को ही नॉर्मल डीएनए कहते हैं। ये जो 15 हम ले रहे हैं ना, ये तो बस एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं, बाकी नॉर्मल डीएनए वही है। अब बच्चों मैंने क्या किया, इन तीनों ही डीएनए को उठाया और इनको वही सीजियम क्लोराइड वाली ट्यूब में रखा और ऐसे इसको सेंट्रीफ्यूज किया। मुझे यहाँ पर ऐसी 3 लेयर देखने को मिली। क्या इन 3 लेयर में आप बता सकते हो कौन सी होगी? बताओ। ये वाली लाइट मतलब क्या, 14 14, वेरी गुड। ये 14 15, वेरी गुड। और ये 15 15, कुछ समझ गए भाई? ये हैवी है तो नीचे आ गया, पर नीचे का मतलब ये मत समझना कि एकदम बॉटम पे आता है, मतलब ये नीचे की तरफ रहेगा, ये सबसे ऊपर और ये सबसे बीच में। अब बच्चों मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद कहूंगा, मैंने कहा बच्चों हमने सेंट्रीफ्यूज किया और लेयर बीच में मिली, तो क्या समझोगे? क्या समझोगे? हाइब्रिड डीएनए है। डीएनए के ऊपर लिखा नहीं होता आई एम हाइब्रिड। हाँ, ये बच्चों में पहचानना पड़ता है कि अगर बीच में दिख गया तो हाइब्रिड। अच्छा लेयर यहाँ दिखी, अच्छा यहाँ दिखी, क्या पहचान जाओगे? तो कौन सा हेवी है कौन सा हाइब्रिड है पहचानने का तरीका, ट्यूब में, कि ट्यूब में लेयर कहाँ है। अरे बात समझे? चलिए अब मेजल्सन एंड स्टोल के एक्सपेरिमेंट को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी यही सिखा रखा है। टेलर का तो बस केवल नाम लिखा है, इनको डिटेल में समझा रखा है, तो मैं भी मेजल्सन एंड स्टोल यही एक्सपेरिमेंट आपको सिखाने जा रहा हूं। मेजल्सन एंड स्टोल ने सबसे पहले क्या किया, ऐसी बच्चों यहाँ पर एक पेटी डिश ली, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पेटी डिश के अंदर यहाँ भर दिया गया कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में बच्चों यहाँ पर कई सारे ऐसे केमिकल भरे जाते हैं जो सेल को न्यूट्रिशन देते हैं। मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ये ई कोलाई की सेल लिखी, समझाने के लिए लेता हूं नॉर्मल ई कोलाई। मुझे बताओ इस ई कोलाई की सेल को सर्वाइव करने के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, कहां से मिलता है? ये चारों तरफ जो कल्चर मीडियम भरा होता है ना, वही न्यूट्रिशन देता है। इस कल्चर मीडियम में कई सारे केमिकल डाले जाते हैं। इन केमिकल में एक केमिकल बड़ा फेमस होता है, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड के अंदर क्या नाइट्रोजन दिख रहा है, और ये जो नाइट्रोजन होता है ना, यही नाइट्रोजन एग्जैक्टली बनाता है नाइट्रोजन बेस। हमने बच्चों सारे नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर पढ़ी है, याद करिए, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, याद है? इनकी स्ट्रक्चर में याद करो ऐसे नाइट्रोजन था। ये जो नाइट्रोजन आता है ना, ये नाइट्रोजन बेसिकली इस अमोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन ही है। अरे बात समझ में? तो अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन होता है ना, वो यही आता है। अच्छा, नाइट्रोजन बेस के साथ जब शुगर फॉस्फेट जुड़ते हैं तो इसी से बनता है न्यूक्लियोटाइड, और फिर इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से फाइनली बन जाता है डीएनए। अब बात समझिएगा, अगर मैं इस नाइट्रोजन को समझाने के लिए लेता हूं 15 वाला है, बताओ ये नाइट्रोजन कौन सा लिया, तो यहां कौन सा आएगा 15, तो क्या नाइट्रोजन बेस पे 15 आ गया, तो बताओ न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए। तो यानी डीएनए कौन सा बनेगा ये इस कल्चर मीडियम से डिसाइड होता है। बहुत ध्यान से सीखना बेटे। अच्छा, कल्चर मीडियम में जैसा नाइट्रोजन होता है ना वैसा डीएनए बनेगा। अच्छा, अगर यहाँ नाइट्रोजन 15 है तो डीएनए भी 15 बनेगा। अरे बात समझ में आई? अब बताइए, यहाँ जो अभी स्टार्टिंग की सेल है नॉर्मल इक्वल है, तो सभी बच्चे बताएंगे इसमें दोनों स्टैंड में बताओ 14 या 15, क्या भी 14 14 है? चलिए अब ये कल्चर मीडियम में जो नाइट्रोजन भरा कौन सा, अब बताओ यहाँ ई कोलाई की सेल डिवाइड होगी, सभी बच्चे बताएंगे एक से कितनी, ई कोलाई की सेल को डिवाइड होने में 20 मिनट लगते हैं, मतलब 20 मिनट में ई कोलाई की सेल डिवाइड हो जाती है। लेकिन हम इसको यहाँ डिवाइड एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कराएंगे। अच्छा, इन सेल के अंदर कौन सा नाइट्रोजन जा रहा है, 14 या 15? हाँ नहीं, अब कौन सा जा रहा है? 14 तो बस वो दो रखे, अब तो कौन सा जा रहा है? तो अब जितना भी डीएनए बनेगा वो सब 15। अच्छा, यहाँ हमने इसको 2 से बनाया 4, 4 से बनाई 8, ऐसे इसको नंबर ऑफ टाइम हमने डिवाइड किया, कई जनरेशन तक डिवाइड करते गए, तो हमने फाइनली देखा कि इसके अंदर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में 15 15 आ गया। अब मुझे इतना बताओ 15 कहां से आ गया? कल्चर मीडियम। कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर 14 भी तो होगा, लेकिन यार 14 होगा तो सही, लेकिन ये 14 की कितनी स्टैंड है? दो, तो मान लो एक 14 इसमें होगा और एक 14 किसी एक में होगा, बस दो सेल ऐसी होगी जिनमें 14 होगा, बाकी सबके अंदर कौन सा आ चुका होगा? अच्छा, सब में 15 क्यों चला गया? अरे कल्चर मीडियम में जो था वही तो सेल में गया। मेजल्सन स्टोल ने बच्चों सबसे पहला काम यही किया, ऐसी ई कोलाई की सेल तैयार की जिसकी दोनों स्टेप में 15 15 आ गया। अब उन्होंने क्या किया, फिर से यहाँ पर एक नई पेटी डिश और ली। अच्छा, इस नई पेटी डिश में अगेन यहाँ फिर भरा गया कल्चर मीडियम, इसी कल्चर मीडियम में फिर भरा गया अमोनियम क्लोराइड, लेकिन खास बात यहाँ अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन भरा गया इस बार 15 नहीं, इस बार 14 लिया गया। अच्छा, 14 लिया गया तो मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगा डीएनए कौन सा बनेगा, क्या 14 बनेगा? अब सभी बच्चे ध्यान से समझना, मैंने इस सेल को यहाँ से पुट करके यहाँ रखा, यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, अभी इस सेल में कौन सा डीएनए, क्या 15 15 है? अच्छा, अभी तो 15 है। अब बताओ चारों तरफ कल्चर मीडियम में क्या भरा है, बताओ सेल में क्या जाएगा? अब सभी ध्यान सुनना बात को, जब यहाँ पर ये सेल डिवाइड होगी तो क्या ये 1 से 2 बनेगी? बताओ जब ये 2 बनेगी रेप्लिकेशन होगा कितनी स्टेप? अब सबको आना चाहिए दोनों स्टेप, क्योंकि बातें यही सीखने वाली है। दोनों स्टेप में पहले का नाम बोलो, सभी बोलो। अनवाइंडिंग में क्या करते हैं, क्या दोनों को अलग कर देते हैं? चलिए इन दोनों को मैंने अलग किया, जब यहाँ पे अलग किया तो ये कौन सा 15, वेरी गुड। और ये हमने कुछ नया काम नहीं किया, बस दोनों को अलग ही तो किया। बताइए दूसरी स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ, अब सब बताना नया 15 बनेगा या 14, बस ये सीख जाओ 15 या 14। क्यों? कल्चर मीडिया में 14 है तो यही तो सेल में जा रहा है, तो इसी से बनेगा। तो बताओ यहाँ कौन सा बनेगा? 14, वेरी गुड। यहाँ अब सभी बच्चे बताना 15 ओल्ड या न्यू, 14
एक पुराना एक सेमी कंजर्वेटिव। अरे बात समझना बेटे, तो ये सेमी कंजर्वेटिव ऐसे कुछ होता है। अब इसी प्रूफ को मैं और डिटेल में आपको यहाँ पर भी समझाऊंगा, काफी जनरेशन में चेक करके आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो इतना मैंने अभी समझाया क्या क्लियर हुआ? मेजल्सन स्टोल के एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस क्वेश्चन, इनके एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन का सोर्स क्या था? कल्चर मीडिया में भी क्या? अमोनियम क्लोराइड। अरे बात समझना, एनसीईआरटी पढ़ोगे मिलेगा उसमें कि इनके एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन का जो सोर्स था वो क्या था? अमोनियम क्लोराइड। और एक बात तो ये ध्यान से सीख लेना, जैसा कल्चर मीडियम का नाइट्रोजन होता है ना, वैसा डीएनए बनेगा। अरे बात समझ में? बताओ, यहाँ 15 तो डीएनए, यहाँ डीएनए 14, क्यों? क्योंकि कल्चर मीडियम में 14 है। अरे बात समझ में? अब बच्चों मैं क्या करूंगा, यही वाली स्टेप को लेके आगे आपको भी डिटेल में समझाऊंगा, काफी जनरेशन में भी चेक करके हम देखेंगे भी, तो मैं यहाँ इसका डायग्राम फिर से बनाऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक बना लो आप लोग। हो गया बेटे? चलिए थोड़ी ध्यान से भी समझिएगा, ध्यान से सब। मेजल्सन स्टोल के एक्सपेरिमेंट को हम कुछ जनरेशन लेवल पे इसको चेक करके देखेंगे। मेजल्सन स्टोल ने सबसे पहले मान लीजिए ये कोई सेल ली, उसका ये कोई डीएनए है, इकोलाई की सेल उसका डीएनए है। अब मुझे एक बात सभी बच्चे बताइए, ये डीएनए अभी आपको नहीं पता कि ये लाइट है, हैवी है या हाइब्रिड है, क्या आपको दिख रहा है क्या? कैसे पता लगाऊं? अरे हाँ सोचो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो आएगा। तरीका मैंने अभी समझाया, क्या उस टेस्ट ट्यूब में रखोगे? अब मैंने इस डीएनए को टेस्ट ट्यूब में रखा और सेंट्रीफ्यूज किया, मुझे लेयर नीचे मिली, क्या हैवी है? मतलब मैं कह सकता हूं ये डीएनए जो था ये 15 15 है। बताओ अभी टोटल डीएनए कितना? 1 14 14 कितने हैं? 0 14 15 और 15 15, तो क्या शुरुआत में एक डीएनए है और वो भी कैसा था? हैवी। अच्छा कैसे पता चल गया कि ये 15 15 है? लेयर नीचे दिख रही है, इस लेयर से आइडिया लगता है, कोई तरीका नहीं है। अब बच्चों हमने क्या किया, इस सेल को उठा के इकोलाई की सेल, हम इकोलाई पर मेजल्सन स्टोल का एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं, इससे इकोलाई की उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को लाया। अच्छा इकोलाई की फर्स्ट जनरेशन को लाने में जो टाइमिंग लगता है ये बच्चों 20 मिनट। हम जानते हैं इकोलाई की सेल 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है, तो 20 मिनट में ये इकोलाई की पहली जनरेशन आती है। इस 20 मिनट के अंदर यहाँ पे जब इसको ग्रो कराया तो कल्चर मीडियम में जो अमोनियम क्लोराइड भरा गया वो नाइट्रोजन यहाँ पे 14 था। मतलब एक तरह से ये समझ लो ये हैवी डीएनए था और 14 वाले पे हम ग्रो करा रहे हैं। अब बच्चों मैं इसको यहाँ पे आपको ग्रो करके कुछ जनरेशन तक चेक करके बताता भी हूँ। यहाँ पर जब बच्चों इकोलाई की पहली जनरेशन आएगी, अभी स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं, ध्यान सुना एक बार। अभी स्टार्टिंग में एक डीएनए है, तो अब यहाँ डीएनए की नंबर क्या डबल हो जाएगी। अब मुझे वो दो डीएनए बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड को अलग करेंगे। अच्छा दोनों को अलग करोगे तो ये स्ट्रैंड कौन सी? 15, वेरी गुड, ये वाली, वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पे हमने केवल अनवाइंडिंग कर ली, क्या अब हमें नया बनाना है? सोच के जवाब देना, नया 15 बनेगा या 14? कैसे डिसाइड हुआ? बस इस कल्चर मीडियम को देखना, क्या यहाँ 14 है? तो इट मीन श्योर है कि यहाँ जो स्टैंड आएगी ये 14 और यहाँ पर भी 14। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं तो अच्छा यहाँ पर अभी मैं आपसे पूछूं, दोनों डीएनए को मैंने लिया सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में रखा और लेयर देखी तो बीच में मिली। अच्छा पहले लेयर नीचे थी, अब लेयर बीच, मतलब हाइब्रिड में क्या एक 15 है और एक, अब सभी बच्चे ध्यान समझना, ये जो 15 है ये 15 क्या पुराना है और 14 एक पुराना एक नया सेमी कंजर्व। तो जैसे बच्चों को ये हाइब्रिड डीएनए मिला ना, उसी टाइम उनके दिमाग में आ गया कि रेप्लिकेशन की मेथड तो सेमी कंजर्वेटिव है। अरे बात समझना बेटे, तो उन्हें सेमी कंजर्व का आइडिया यहां से लग गया था कि जैसे हाइब्रिड डीएनए मिला इट मीन सॉरी कि वो तो सेमी कंजर्वेटिव है। अब बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे पूछता कि टोटल डीएनए, सभी बच्चे ध्यान से बताना कितने? वेरी गुड, इन दो में से चेक करके बताओ 14 14 कितने? वेरी गुड 0 14 15, क्या दो दिख रहे हैं? एक ये दो 15 15। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर क्यों नहीं दिख रही? अरे है नहीं, ये कितना है? 0, ये भी, इससे दिखे नहीं। अरे बात समझ में? ये इकोलाई की पहली जनरेशन आ गई, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि इकोलाई की अब हम लाएं सेकंड जनरेशन। अच्छा इस सेकंड जनरेशन में टाइमिंग क्या 20 मिनट लगेगा? नहीं 40 मिनट लगेंगे। यहाँ बच्चों 40 मिनट इसलिए लगेंगे क्योंकि 20 मिनट तो यहाँ खर्च हो गए और 20 मिनट और यहाँ लगेंगे, तो टोटल कितना? चल इसको ऐसे समझो, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में सोचूं तो इसकी तो पहली जनरेशन है। अरे बात समझे, इसकी तो अगर मैं सेकंड लिख रहा हूं तो शुरू से काउंट होगा। अरे बात समझ में? और शुरू से काउंट हुआ तो 20 मिनट यहाँ के प्लस 20 मिनट यहाँ के, टोटल टाइम कितना हो गया? 40। अब मुझे बताओ यहाँ पर सभी बच्चे बताएंगे टोटल डीएनए कितने आएंगे? सोचो कितने आएंगे? अरे यहाँ दो डबल कर दो 4। अब उन 4 को चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 2 की पावर n से। बताइए 2 की पावर जनरेशन कौन सी? तो 2 की पावर 2 मतलब 4, क्या 4 डीएनए आ गए? अब मैं चाहता हूं बच्चों वो 4 डीएनए बनाओ, क्या बना सकते हो? अब ये तरीका सबको आना चाहिए, कैसे बनाएं? हाँ तरीका बताओ मुझे। सबसे पहले दोनों को क्या करो? अनवाइंडिंग, वेरी गुड। अच्छा इसको अनवाइंड किया तो ये तो बन गया 15 और 14, अरे ये तो हुआ। चलिए इनको अनवाइंड किया तो ये बन गया, इसको करो तो इससे भी एक 14 और एक 15। अच्छा यहाँ पर बच्चों जो हमने कल्चर मीडियम भरा हुआ है अमोनियम क्लोराइड, उसमें नाइट्रोजन क्या 14 पड़ा है? सभी बच्चे बताएंगे। अभी तो हमने अनवाइंडिंग कर दी, अब क्या करें? नई चेन बनाए, नई चेन 14 बनेगी या 15? कैसे सोचा? कल्चर मीडियम ये देखना है, सबसे मेन यही जरूरत है। अच्छा कल्चर मीडियम में 14, तो बोलो ये स्टैंड, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, टोटल डीएनए कितने हो गए? अब इन चार में जो मैं पूछ रहा हूं अच्छे से जवाब देना, 14 14, क्या दो आ जाएंगे? एक ये और एक ये। अब इसमें कितना? 1 2 3 4 ऐसे नहीं, पूरा डीएनए एक और पूरा डीएनए 2। बताइए 14 15, दो एक ये 15 15, क्या जीरो आ जाएंगे? क्योंकि 15 15 तो है ही नहीं यहाँ पे। अब मैं आपसे फिर पूछूंगा, मैंने इन डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में रखा, इनको उठाया, सभी बच्चे बताएंगे ये ऊपर वाली लेयर मिलेगी नहीं मिलेगी? क्योंकि दो डीएनए है, बीच में मिलेगी, नीचे नीचे वाली क्यों नहीं मिली? वो तो जीरो है। अरे बात समझ में? बताओ टेस्ट ट्यूब में कितनी लेयर दिख रही? एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेजल्सन स्टोल के एक्सपेरिमेंट में कितने मिनट बाद दो लेयर आई? 40, ये टाइमिंग रखना, तो 40 मिनट की ग्रोथ के बाद दो लेयर्स आ गई। अच्छा कौन सी जनरेशन होगी? और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे और आगे चलते हैं तो अब आ जाएगी थर्ड जनरेशन। अच्छा इस थर्ड जनरेशन में टाइमिंग क्या 60 मिनट लगेगा? अब टाइमिंग कैसे निकाल क्लियर है? फिर से वही अमोनियम क्लोराइड ही भरा गया, नाइट्रोजन कौन सा है? 14। अब मुझे जो पूछना डायरेक्ट जवाब देना, टोटल डीएनए 2 की पावर क्या 8 आ जाएंगे? अब बच्चों इन 8 में हमें इन सबके नंबर यहाँ पर सोल्व करके लिखनी है कि ये सब कितने कितने। एक मिनट ध्यान सुनो, अब एक मिनट सुनो, ये जो 8 डीएनए बनेंगे दो तरीके हैं, या तो 8 अलग अलग बना लो, मतलब इनको अलग करो, इनको अलग करो, इनको अलग करो, इनको अलग करो और नया कौन सा बना लो? 14 या 15? अरे कल्चर मीडियम में 14 तो 14 14 बना, क्या कर सकते हो सर? तो एक तरीका तो कि पहले इसको खोलो फिर इसको खोलो ऐसे बना लो, तो ऐसा करके आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगता है। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीका समझाता हूं, ध्यान दो सभी अच्छे से। बताइए यहाँ 15 15 की दो स्ट्रैंड गुथी हुई, मतलब आपस में जुड़ी हुई है। बताओ यहाँ 15 कितना है? क्या दो ही है? अच्छा यहाँ 15, मुझे इतना बताओ हर बार 15 का ये दो ही रह रहा है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा? बस इस बात का जवाब दो, 15 बढ़ क्यों नहीं रहा? कल्चर मीडियम में तो क्या ये 14 के नंबर धीरे 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 क्या बढ़ती जा रही है? कौन बढ़ रहा है? क्यों? कल्चर मीडियम में वही रखा है तो वही तो बढ़ता जाएगा। तो एक बात आप सजेस्ट करना मुझे अच्छे से, यहाँ 15 की दो स्ट्रैंड क्या अलग अलग है, तो यहाँ 15 कितना? दो ही रहेगा। अच्छा ये 15 बढ़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि 14 है। अरे बात समझे ना? तो बताओ यहाँ 15 कितने रहेंगे, लेकिन दोनों साथ या अलग? तो ये 15 15 कितने? जीरो, क्योंकि ये दो 15 जो है ना 15 ये अलग अलग रहेंगे बेटे। अरे बात समझ में? तो बताओ ये कितने? क्योंकि यहाँ जो 15 के दो पार्ट है वही तो दो हाइब्रिड यहाँ बन जाएंगे, 8 में से दो गए तो बचे हुए 6 हो जाएंगे।
अरे कुछ समझ में आया ना? तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, या तो फिर एक तरीका वही है कि घर जाके इनको अलग-अलग करके देखो, आंसर तो यही आना है वैसे भी। क्या देखो प्रैक्टिस के लिए घर जाके देख लेना आप लोग, यही आंसर आएगा। चलिए कौन सी जनरेशन में निकाला? थर्ड में मजा नहीं आता, फोर्थ में चलते हैं। अच्छा फोर्थ जनरेशन में टाइमिंग बोलो 80 मिनट। अब डायरेक्ट बताना टोटल डीएनए, डबल मतलब क्या 16 हो गए? ये कितने? क्या ये 0 ही रहेंगे? क्योंकि 15 होंगे तो यहाँ पे भी 2 ही लेकिन अलग। अरे समझ में आ रहा है? तो ये बताओ, तो ये बोलो 14 आ जाएंगे। अरे बात समझ में आई? चलिए फोर्थ में मजा नहीं आता, फिफ्थ में चलते हैं। टाइमिंग बोलो, क्या 100 मिनट आ जाएगा? टोटल डीएनए 2 की पाई 5 कितने आ जाएंगे? 32। ये कितने? ये अब कितनी भी जनरेशन में चेक करो, सब में आंसर दे दोगे। अरे बात समझ में? तो बस थोड़ा सा लॉजिक सोचो, कौन बढ़ेगा 14 या 15 कैसे डिसाइड, कैसे कैसे डिसाइड होता है? बस इतना सोच लेना कि जो कल्चर मीडियम में रखा है बस वही बढ़ता जाएगा। अरे बात समझे ना? और आप देखो कल्चर मीडियम में क्या रखा है, बताओ यहाँ 14 14, यहाँ 6, यहाँ 14, यहाँ 30, क्या बढ़ता जा रहा है? ये 14 क्यों बढ़ता जा रहा है? कल्चर मीडियम में जो रखा वही तो बढ़ेगा। अरे बात समझे? फिर देखो यहाँ 15 कितने हैं, यहाँ तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही चलते जाएंगे। अरे कितनी भी जनरेशन में चेक कर यही आएगा। समझ में ऐसा कुछ ऐसे? अच्छा मैं कहता बच्चों यहाँ पे लेयर बताओ, क्या दो ही लेयर आएगी? इसकी आएगी, इसकी आएगी, अरे तो 0 है ना, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हर जगह 2 लेयर आएगी। क्या समझ में आया? तो ये कहीं पे आप लोग इसको जरूर लिखिएगा क्योंकि कुछ जनरेशन तक हो सकता है एग्जाम में पूछे, तो स्पेशली 4 जनरेशन में कर दिया। मैंने कहा स्टार्टिंग का डीएनए हाइब्रिड है, स्टार्टिंग का डीएनए हाइब्रिड, बताओ क्या होगा इसका मतलब? क्या 14 15 का मिक्स फॉर्म है? चलिए एक 15 हो गया और एक और 14। अच्छा ये मिक्स फॉर्म है। कल्चर मीडियम में जो लिया, मान लीजिए सिखाने के लिए मैंने 15 ले लिया, समझाने के लिए मैंने कल्चर मीडियम में क्या लिया। अब मैंने कहा फिर से वही सेम क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पूछा, तो सबसे पहले मैंने पूछा फिफ्थ जनरेशन में, तो टोटल डीएनए 2 की पावर 5, तो बताइए 32 बन गए। अब ध्यान से फिर सभी ढंग से सुना, एक मिनट, यहाँ पर कल्चर मीडियम में कौन है? क्या कल्चर मीडियम में 15 है? तो बस इतना बताओ, सभी आना चाहिए क्योंकि आंसर में चेक करूंगा भी पीछे आगे। बताओ किसकी नंबर बढ़ेगी? ये जो है क्या ये बढ़ता जाएगा? तो बताइए ये कितना होगा? बस ये आना चाहिए कि 0 लिखना है, मतलब वहां 15 है तो 14 वाला 0 कर देना। अब बताओ ये कितना, 1 या 2? हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या 14 वाला तो एक ही? अरे 15 भी एक है 14 भी एक है, तो इसका मतलब ये वाला एक ही है, तो यहाँ ये एक ही आना है। और कुछ समझ में आया भाई? वहां एक है तो यहाँ एक ही आना है। अच्छा 32 में से बन गया तो ये यहाँ 30 बना जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? समझ गए कैसे सोल्व करना है? अब लिखो क्वेश्चन। हम बच्चों जब डीएनए रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग करते हैं तो रेप्लिकेशन में हमेशा 2 स्टेप फॉलो की जाती है। इन 2 स्टेप में पहली स्टेप आती है जिसका नाम है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग ऐसे कई जगह अनचिपिंग भी बोला जाता है। अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि हमें दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है। अच्छा सेपरेट करना है तो कौन से बॉन्ड तोड़े? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बच्चों मैं प्रोकैरियोट के डीएनए की बात करूं तो प्रोकैरियोट का डीएनए आप जानते हो छोटा होता है। जैसे कि हम ई कोलाई की बात करें, याद करिए ई कोलाई के अंदर टोटल बेस पेयर कुछ याद है? ई कोलाई में टोटल बेस पेयर होते हैं 4.6 इंटू 10 टू द पावर, लेकिन हमारा जो डीएनए का बहुत बड़ा होता है, अपने अंदर 6.6 इंटू 10 टू द पावर बहुत बड़ा है। अब बच्चों इसमें हमें रेप्लिकेशन करना है, बहुत ध्यान सुना। रेप्लिकेशन चालू करना है, नया डीएनए बनाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम रेप्लिकेशन शुरू कहां से करें? भाई डीएनए मैं आपको दे दूं तो उसमें रेप्लिकेशन कहां से शुरू होगा? तो जब भी बच्चों रेप्लिकेशन शुरू किया जाता है हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट से यहां रेप्लिकेशन चालू किया, मान लीजिए ये पॉइंट यही है, यहां से बच्चों हम रेप्लिकेशन की बिगिनिंग कर रहे हैं, तो जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है ऐसी साइट को बच्चों नाम दिया जाता है ओआरआई साइट। ओआरआई का बच्चों फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसा कि नाम में लिखा है, रेप्लिकेशन की यहां से क्या होगी? ओरिजिन मतलब शुरुआत होगी। तो जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उसी साइट का नाम ओआरआई साइट कहा जाता है। प्रोकैरियोट के अंदर एक ही ओआरआई साइट होती है और यहीं से रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि बच्चों प्रोकैरियोट का जो डीएनए है ये छोटा है, तो इसमें एक ओआरआई साइट से काम चल भी जाता है। लेकिन बच्चों हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है। सोचिए, इमेजिन करिए, अगर अपने अंदर भी एक ओआरआई साइट ही होती, एक ही ओआरआई साइट होती और रेप्लिकेशन कराते। अगर मैं एक ओआरआई साइट से रेप्लिकेशन कराता तो इस रेप्लिकेशन को करने में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 महीना लगता। मतलब अपने पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करने में कितना टाइम? 1 महीने तक रेप्लिकेशन चलता। कौन सी फेज में होता है रेप्लिकेशन? यानी एस फेज 1 महीने तक चलती। तो कब बच्चों ये एस फेज खत्म होती, कब जी2 आती, कब प्रोफेज आती, कब ये माइटोसिस खत्म होता और कब हम बड़े होते? अरे हमें बड़ा जल्दी होना है, तो क्या रेप्लिकेशन को फास्ट करना पड़ेगा? इसके लिए सीधा सा तरीका ये सोचा गया कि क्यों ना ओआरआई के नंबर को बढ़ा दिया जाए। बताइए किसके नंबर बढ़ा दी? तो ओआरआई के नंबर बढ़ा दी, इससे क्या फायदा? रेप्लिकेशन फास्ट हो जाए। तो सीधा सा कांसेप्ट है, प्रोकैरियोट के अंदर एक ओआरआई साइट होती है, लेकिन यूकैरियोट में मेनी होती है, मल्टीपल ओआरआई साइट होती है, क्योंकि हमारा डीएनए बड़ा है। अब जो हमें क्या करना है, इस जगह से दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है। तो सोचिए कौन से बॉन्ड हम तोड़ेंगे? सबको पता चल चुका होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे तोड़े। मैंने बच्चों आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के कुछ तरीके सिखाए, या तो टेंपरेचर बढ़ा दो या डीएनए को अल्कलाइन मीडियम में रख दो। कुछ याद है? जब हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो इसके टेंपरेचर अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री 90 डिग्री या 100 डिग्री के आसपास में देना पड़ता है। अच्छा मुझे बताइए, हमारी सेल में क्या रेप्लिकेशन होता है? अरे होता है, अपनी सेल डिवाइड करती है। अपने अंदर जब रेप्लिकेशन होता होगा तो हम जाके बच्चों 80 डिग्री पे बैठ जाते होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने ना। अगर बच्चों 80 डिग्री पे बैठ गए तो आग लग जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर हाई टेंपरेचर का यूज, तो फिर हम क्या करें? अगर हम अल्कलाइन मीडियम का यूज करें तो उसके लिए पीएच बच्चों 10 प्लस देनी पड़ेगी, मतलब 10 से ज्यादा पीएच देनी पड़ती है। और जब इतनी ज्यादा पीएच आप दे दोगे तो सेल के एंजाइम काम करना बंद करते हैं, क्योंकि बच्चों सेल जनरली न्यूट्रल पीएच पे काम करना पसंद करती है। लेकिन आपने पीएच बहुत बढ़ा दी तो दूसरे एंजाइम काम करने से मना कर देंगे। तो इसका मतलब सीधा सा ये है, ना आप हाई टेंपरेचर का यूज कर सकते हो ना अल्कलाइन मीडियम का यूज कर सकते हो, कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर जो तरीका है एंजाइम की मदद ली जाए। सेल में बच्चों कुछ भी काम कराना हो, हर काम के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है कि इस ओआरआई साइट पर सबसे पहले एंजाइम आके जुड़ेगा जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। अच्छा ये जो बच्चों डीएनए हेलिकेज होता है, ये डीएनए हेलिकेज आके यहाँ पे जुड़ता है। अच्छा हेलिकेज यहाँ पे जुड़ गया, जिसको मैं शॉर्ट में एच से लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी आके हेलिकेज जुड़ गया। अब ये हेलिकेज क्या करता है, एक हेलिकेज इधर जाएगा, एक हेलिकेज इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, ये इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने वाला कौन? ओआरआई साइट पे हेलिकेज जुड़े। अब बच्चों एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बताइए क्या बाई डायरेक्शन जा रहे हैं? अब यहाँ पर मान लीजिए सिखाने के लिए, यहाँ पर ये अपनी ओआरआई साइट है, ये ओआरआई साइट है। बताओ यहाँ पर कौन लगा है? हेलिकेज। यहाँ कौन लगा है? और ये हेलिकेज कौन से बॉन्ड तोड़ रहा है? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जा रहा है? बताओ क्या स्टैंड ओपन होती जा रही है? तो आपसे पूछेंगे इस डीएनए हेलिकेज का क्या फंक्शन है? हेलिकेज का फंक्शन, तो इसका एक लाइन में अगर फंक्शन बताएं तो ये काम करता है ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा? अच्छा इस हेलिकेज की खास बात ये होती है कि इसके लिए जो कोफैक्टर काम में लिया जाता है वो है मैग्नीशियम आयन। अच्छा कोफैक्टर किसे कहते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उनके साथ कुछ आयन जोड़ देते हैं। इस हेलिकेज की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? हेलिकेज का कहना है कि अगर मुझे मैग्नीशियम आयन मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दूंगा। अच्छा तो इसके लिए कोफैक्टर कौन हुआ? मैग्नीशियम। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले हेलिकेज जुड़ा, दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, कौन से बॉन्ड तोड़ रहे हैं? हेलिकेज ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो बताओ सामने
अच्छा यहाँ टी तो, जी तो, सी तो, यहाँ पर टी है तो, ए है तो, टी है तो, अब बताइए क्या इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए? किसने तोड़े? हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, लेकिन बच्चों जैसे ही हेलिकेस आगे बढ़ता है एक प्रॉब्लम पीछे से शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही आगे कर सकता है पीछे से ए और टी वापस जुड़ने लगते हैं। अगर बच्चों ये वापस जुड़ गए, वापस रीजॉइन हो गए, तो डीएनए वापस डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तुम इसको कोर एनर्जी देके, और अगर ये वापस जुड़ गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो क्या हमें इसको रीजॉइन होने से रोकना पड़ेगा? और इसके लिए बच्चों यहाँ पर आकर जुड़ता है एक स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है एसएसबी। ये बच्चों से यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन आकर जुड़ेंगे। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये कभी भी ऐसे डबल स्ट्रैंड पे नहीं जुड़ता। बताओ ये स्ट्रैंड कितनी है? तो ये सिंगल स्ट्रैंड पे जुड़ता है, तो ऐसे प्रोटीन का नाम एसएसबी। एसएसबी का फुल फॉर्म प्रोटीन। सिमिलरली इधर भी यहाँ पर भी जो जुड़ता जाएगा नाम बोलो एसएसबी। अब ये एसएसबी प्रोटीन क्या करता है? ये इधर के नाइट्रोजन बेस को कवर कर लेता है, और ये एसएसबी क्या करता है? इधर के नाइट्रोजन बेस को कवर कर लेता है, जिससे ये दोनों आपस में रीजॉइन। तो बताओ दोनों की रीजॉइनिंग से रोकने वाला सब करना चाहिए एसएसबी का फंक्शन प्रिवेंट रीजॉइनिंग। एक लाइन बोले तो प्रिवेंट कि ये वापस जुड़ने से रोकने का काम करता है। सिमिलरली जैसे जैसे हेलिकेज आगे चल रहा है, क्या यहाँ पर पीछे की तरफ कौन बैठता जा रहा है? अच्छा ये एसएसबी क्यों बिठा है समझ में आया ना? ताकि ये वापस रीजॉइन। जैसे जैसे हेलिकेज बच्चों आगे की तरफ जाता है, अब एक नई समस्या पैदा हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता है, आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर ये तो एक नॉर्मल कोइलिंग है, लेकिन आगे जाके आप देख पा रहे हैं कुछ ज्यादा ही कोइलिंग हो गई। ये जो यहाँ पर हाई कोइलिंग नजर आ रही है, इसी हाई कोइलिंग को कहा जाता है सुपर कोइलिंग। अगर बच्चों ये सुपर कोइलिंग हो जाए तभी बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर इसे ज्यादा कोइल हो जाए तो इसे डीएनए को ओपन करना मुश्किल हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे सिंपली ऐसे समझिएगा, मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक रस्सी है, उस रस्सी के अंदर ऐसे दो धागे गुथे हुए। अब बच्चों मैंने क्या किया, उन दोनों धागों को पकड़कर ऐसे खोलने की कोशिश की। अच्छा जब हम उसको ऐसे पकड़कर खोलते हैं तो शुरुआत में तो खुलता जाता है, लेकिन आगे जाके आप देखना बहुत ज्यादा ऐंठन आ जाती है, और वो जो हाई ऐंठन आ जाती है उसी का नाम सुपर कोइलिंग। आप लोगों ने कभी ऐसे दो एंड्स को पकड़कर रस्सी को खोलने की कोशिश की है? नहीं की तो आज जाके करना। जब बच्चों आप इसको ओपन करोगे तो आप देखना क्या शुरुआत में खुलती जाती है, लेकिन आगे जाके क्या हो जाती है? हाई ऐंठन। बताओ वही हाई ऐंठन क्या कहलाती है? अच्छा उस हाई ऐंठन से होता क्या है? क्या उसको खोलने में दिक्कत आती है? अरे डीएनए भी एक रस्सी है, इसमें भी तो दो स्ट्रैंड से गुथी हुई है, और आज हम क्या करें उन दोनों स्ट्रैंड को खोल रहे हैं। जब बच्चों हम इसको खोल रहे हैं तो शुरुआत में तो खुल रहा है, लेकिन आगे जाके बहुत ज्यादा कोइल हो गया, और इसी हाई कोइलिंग का नाम। अगर सुपर कोइलिंग हो गई तो डीएनए को ओपन करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या सुपर कोइलिंग को रोकना पड़ेगा? बात आती है कैसे रोके। तो इसको रोकने के लिए यहाँ बच्चों एक स्पेशल प्रोटीन एंजाइम आके जुड़ता है जिसका नाम है टोपो आइसोमरेज। ये जो टोपो आइसोमरेज होते हैं इसी को प्रोकैरियोट में डीएनए गायरेज के नाम से भी लिखा जाता है। अच्छा ये टोपो आइसोमरेज करेगा क्या? सबसे पहले यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। अच्छा दोनों स्ट्रैंड को कट कर दिया, किसने काटा? हाँ सारा काम ये खुद ही करेगा टोपो आइसोमरेज। इसने जब कट किया, अब मान लीजिए कि इसमें कोइलिंग ऐसे क्लॉकवाइज है, मान लीजिए इसमें एटन क्लॉकवाइज है, तो एटन खोलना हो तो उल्टा घुमा दो। अरे उल्टा घुमा देंगे तो कोइलिंग रिलैक्स हो जाएगी। तो ये बच्चों इसको यहाँ उल्टा घुमा देता है ताकि ये जो सुपर कोइलिंग है आप देख पा रहे हैं ऐसे नॉर्मल कोइलिंग में चेंज हो गई। बताओ ये सुपर कोइलिंग को नॉर्मल कोइलिंग किसने बना दिया? अब टोपो आइसोमरेज क्या करता है, साथ ही साथ इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन भी करता है। बड़ा समझदार बड़ा अच्छा एंजाइम है, सारे काम खुद करता है। बताओ किसने काटा? बताओ कोलिंग को रिलीज किसने किया? और जोड़ने वाला भी टोपो आइसोमरेज है। ये सारे काम किसने किए? टोपो आइसोमरेज। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इधर जा रहे हैं, क्या आगे जाके कोलिंग हाई हो गई? बताओ इस हाई कोलिंग का नाम क्या? सुपर कोलिंग को रोकना पड़ेगा। अब मैं नहीं बताऊंगा कौन। टोपो आइसोमरेज ने क्या दोनों स्ट्रैंड को कट किया, अगर ये क्लॉकवाइज है तो उल्टा घुमाने से कोलिंग क्या रिलैक्स हो जाती है। अब जोड़ेगा कौन? बताइए। इस सुपर कोलिंग को नॉर्मल में चेंज करने वाला टोपो आइसोमरेज होता है। इस पूरी प्रोसेस में आप देखिए मैंने 3 एंजाइम या प्रोटीन का रोल सिखाया। एक एक लाइन में सबका फंक्शन आना चाहिए। हेलिकेज का काम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। अच्छा एसएसबी का काम प्रिवेंट रीजॉइनिंग, और सुपर कोलिंग को रोकने के लिए टोपो आइसोमरेज। अरे बात समझ में? जहां से रेप्लिकेशन शुरू हुआ स्टार्टिंग पॉइंट और आई का फुल फॉर्म ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट में कितना, जबकि यूकैरियोट में नहीं होता। और आई साइड पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम जुड़ता है? डीएनए हेलिकेज। क्या हेलिकेज आके बैठ गया? एक बैठता है दो, दो एक इस साइड एक इस साइड। क्या दोनों साइड हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जा रहा है, लेकिन क्या वो वापस जुड़ सकते थे? रोकने वाला मतलब जैसे जैसे आगे हेलिकेज चलता जाएगा पीछे पीछे एसएस भी जुड़ते जाएंगे। अरे बात समझ में? क्या आगे जाके सुपर कोलिंग हो जाती है, फिर रोकने वाला टोपो आइसोमरेज। क्या समझ में आया सबको? तो ये डायग्राम बनाओ भी आप।